हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज, हर एक एग्जांपल, ट्राई दी सारी चीजें हम लोगों ने कर लिया है। बस यहाँ पे बस एक समरी देखने वाले हैं कि हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। हालांकि हमने सब कुछ डीप में हर एक चीज, फैक्टर, टर्म, कोफिशिएंट, एक्सप्रेशन, इक्वालिटी, आइडेंटिटी, सारी चीजें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों ने आइडेंटिटीज को समझा कैसे यूज किया जाता है। और दूसरी चीज हम लोगों ने समझी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है कि एक्सप्रेशंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने बहुत ही सीखी, बहुत ज्यादा सीखी। अब हम लोग पूरा अंत कर चुके हैं पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि व्हाट वी हैव डिस्कस। पूरे चैप्टर में हम लोग छोटे छोटे पॉइंट देखेंगे, क्या हम लोगों ने डिस्कस किया पूरे चैप्टर में एनसीईआरटी के हिसाब से। तो चलो बच्चों देखते हैं बिना किसी देरी के। देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला तो लिखा है व्हाट वी हैव डिस्कस, हमने क्या डिस्कस किया। पहला पॉइंट कह रहा है कि जो एक्सप्रेशंस होते हैं आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये कौन सी बड़ी बात कर दी। देखो एक्सप्रेशन जैसे कि देखो जैसे लिखा है 2x + y, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, बट ये बाइनोमियल है। आपको पता है टर्म्स क्या होते हैं, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है ना। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये कांस्टेंट मतलब 2 हो गया, वेरिएबल्स मतलब क्या है, एक ये वेरिएबल हो गया, एक ये वेरिएबल हो गया। तो इन दोनों को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तभी हम लोगों को क्या मिलता है, एक एक्सप्रेशन मिलता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो एक्सप्रेशन बनता है, जो बनता है ना एक्सप्रेशन, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती, कुछ भी हो सकती है, और कांस्टेंट से मिलके बना होता है। हाँ कि ना, समझ में आ गया कि नहीं। तो एक्सप्रेशन आर फॉर्म फ्रॉम वेरिएबल एंड कांस्टेंट। आपको पता है ना वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जैसे x, y, z, a, b, c, d, अल्फाबेट नहीं, ये जो अल्फाबेट्स है ना a, b, c, d, ये कुछ वैल्यू अपने पास स्टोर करेंगे जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है, ठीक ना। चलो अब जैसे कि देखो, अब कांस्टेंट का मतलब आपको पता है कि ये कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे 1 ही रहेगा, 2 ही रहेगा, 3 ही रहेगा, 4 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, 6 ही रहेगा, ठीक ना, 7 ही रहेगा। अब देखते हैं ये भाई साहब क्या है, टर्म आर एडेड फ्रॉम एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर्म 2 बार लिख दिया, वो अलग है, इसको एक हटा दो। क्या है, टर्म्स आर एडेड फ्रॉम एक्सप्रेशन। टर्म्स पता है क्या होते हैं, टर्म्स पता क्या होते हैं। ये अगर मैं सिर्फ लिख दूं इस तरीके से 2x लिख दूं, सिर्फ 2x लिख दूं और इसके साथ कुछ नहीं, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। और इस एक टर्म का नाम एक और दिया जाता है, वो क्या है, मोनोमियल दिया जाता है। इसको मोनोमियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोनोमियल। अगर एक टर्म है तो उसे मोनोमियल कहा जाता है, 2 टर्म है तो उसे बाइनोमियल कहा जाता है, 3 टर्म है तो उसे ट्राइनोमियल। जैसे कि एक है तो इसे एक टर्म तो एक ही है, बट अगर जैसे लिख दूं 2x + 5, तो प्लस में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है ना। अगर इसी में मैं ऐड कर दूं z, तो ये क्या हो जाएगा, 3 टर्म, 1 2 3। बट याद रखना कि ये और ये अगर प्लस में लिखे होंगे तभी इसको क्या मानेंगे, एक टर्म मानेंगे। तो एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म, तीनों प्लस में है, तो ये 3 टर्म हो गए, तो ये क्या कहलाएंगे, ट्राइनोमियल। अगर 2 टर्म होता तो क्या होता, बाइनोमियल कहलाता। क्या कहलाता, बाइनोमियल कहलाता। चलो समझ में आएगी। अब देखो ध्यान से देखना, अगर मैं यही जो लिख रहा हूं इन सबको मल्टीप्लाई में लिख दूं, मतलब 2x y z लिख दूं, कहा किसकी प्लेस पे, 2x + y + z की जगह, प्लस करने की जगह अगर मैं मल्टीप्लाई में लिख दूं, तो क्या ये ट्राइनोमियल तब भी कहलाएगा, नहीं बच्चों। अगर वेरिएबल्स और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो ये टर्म ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्म ही कहलाएगा, एक टर्म कहलाएगा। और याद रखना, अगर सिर्फ 2 है तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, बट ये कांस्टेंट टर्म है। और अगर सिर्फ x है, मतलब कोई एक ही वेरिएबल है, तब भी उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक टर्म कहते हैं, बट वो क्या हो जाएगा, मोनोमियल टर्म होगा।
और ये अब याद रखना इनकी पावर्स भी चेंज हो सकती है, मतलब x की पावर 2 हो सकती है, y की पावर 1, z की पावर 3, तो पावर क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट नेगेटिव में मत लेना, चलो ठीक, अब समझ में आया कि नहीं। चलो मेरे हिसाब से आपको क्या समझ में आ गया होगा कि टर्म क्या होता है। अब यहां पे एक चीज बोली है, ध्यान से देखना, टर्म्स आर एडेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन, फ्रॉम एक्सप्रेशन। तो क्या है, ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, इसमें देखो ये जो ये है 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें देख लो ना टर्म्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म, तो ये तो बात ये हो गई। दूसरी कहा है टर्म्स देमसेल्फ आर फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, क्या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। चलो इसको बता देते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि देखो 2xyz, अगर मैं कहूं इस नंबर के फैक्टर्स बताओ, क्या फैक्टर्स बताओ, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं, ध्यान सुनो, फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं, फैक्टर्स आर दोज नंबर ऑफ द टर्म व्हिच कैन डिवाइड दैट टर्म, ठीक है ना, नंबर्स दैट कैन डिवाइड टर्म्स आर द फैक्टर्स ऑफ दैट टर्म। ये ऐसा लिखा नहीं है, बस मैं बता रहा हूं, जो नंबर्स इस टर्म को डिवाइड कर दे वो क्या है, फैक्टर्स हैं, वो क्या है, फैक्टर्स है, ठीक है, फैक्टर्स है। बट यहां पे ध्यान रखना ये है कि यहां पे हम लोग इस तरीके से नहीं समझते। देखो 2, अगर मैं 2 नीचे लिख दूं तो ये भाई साहब डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, खत्म कहानी, तो 2 एक फैक्टर है। x अगर लिख दूं तो x और x डिवाइड हो जाएगा, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है, और y लिख दूं तो y और y भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी एक फैक्टर है, z लिख दूं तो z और z डिवाइड हो जाएगा। बट यहां पे x y z अगर मैं लिख दूं x y z, ठीक है, तो ये और ये भी डिवाइड हो जाएगा, हाँ कि ना। तो कहने का मतलब ये क्या है, अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो देखो 2xyz, ध्यान से देना फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, यहां पे जितने भी कांस्टेंट होते हैं, इस टर्म के साथ, और जितने भी इंडिविजुअल वेरिएबल्स होते हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं। ध्यान से 2 भी एक फैक्टर है जबकि एक कांस्टेंट है, और x भी एक फैक्टर है, हाँ कि ना, y भी एक फैक्टर है और z भी एक फैक्टर है। तो वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं किसी टर्म में, जितने भी कांस्टेंट होते हैं, जितने का एक को ही कांस्टेंट होगा, जितने भी कांस्टेंट होते हैं इस टर्म में, सारे के सारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। समझ में आ गया। चल ये हो गया हमारा ये कि टर्म्स देमसेल्फ आर फॉर्म्ड, मतलब बनते हैं किससे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो ये देख रहे ना, ये सारे क्या है, फैक्टर्स हैं, इनका जब प्रोडक्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या एक टर्म बन जाता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या है तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज आप पढ़ रहे हो, सारी की चीजें रिवाइज हो जा रही है। देखो ध्यान से, कह रहा है एक्सप्रेशन दैट कंटेन एग्जैक्टली 1, अभी मैंने बताया था ऐसे एक्सप्रेशन जो कि सिर्फ एक एग्जैक्टली 1 और 3 टर्म्स, 1, 2 एंड 3 टर्म्स कंटेन करते हैं, उसको कहते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मतलब एक कंटेन करता है कोई एक्सप्रेशन तो वो मोनोमियल होगा, मोनोमियल, ठीक है ना। अगर 2 कंटेन करता है, मतलब 2x प्लस वाई ले लो या 1 ले लो, तो वो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर 2x प्लस 1 प्लस वाई है तो वो अपना क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक टर्म ये, तो ये 3 टर्म, एक टर्म ये, एक है, 2 टर्म तो बाइनोमियल, एक टर्म ये तो मतलब मोनोमियल। चलो समझ में आ गया आपको। अब देखो रिस्पेक्टिवली, इन जनरल, अब देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि ये देखो यहां पे पहली प्लेस पे 1 लिखा है तो इसके रिस्पेक्टिवली ये मोनोमियल होगा, दूसरे प्लेस में 2 लिखा है तो दूसरे प्लेस में लिखा है बाइनोमियल। तो पोजीशंस के हिसाब से आप कहिएगा, अब लिखा है 3 तो 3 क्या है, ट्राइनोमियल, ठीक है ना। तो रिस्पेक्टिवली मतलब क्या, ये वाला 1 किसके लिए यूज हुआ है, मोनोमियल के लिए, ये 2 किसके लिए, बाइनोमियल के, और ये 3 किसके लिए, ट्राइनोमियल के, क्योंकि तीसरी पोजीशन है 3 की, तो तीसरी पोजीशन आपको देखनी है ट्राइनोमियल। चलो इतना समझ में आ गया। अब देखो इन जनरली क्या होता है कि जो एनी एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 और मोर आइटम्स विद, ध्यान से सुनो, विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, ध्यान से समझना, आर विद वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब ध्यान से, कान खोल के सुन लो, ध्यान सुनना, यहां पे इस पूरी लाइन में बताया है कि ऐसे सुनो, ध्यान से, मैं लिखा 2x, कह रहा है
जो एक्सप्रेशन 1 और 2 आइटम्स कंटेन करते हैं वो तो अलग बात है, अगर उनके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जैसे एक टर्म है, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ना वो कोफिशिएंट होगा, चाहे इसके साथ नेगेटिव लगाओ तो नेगेटिव भी ऐड कर लेंगे इसमें, मतलब नेगेटिव भी साथ में लेंगे कोफिशिएंट में, ठीक है ना, अगर नेगेटिव लिखा है तो x का इस वेरिएबल का या फिर कहो x टर्म का जो कोफिशिएंट है, मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारा 2 है, क्या है 2। तो कह रहा है कि ये यहां पे जो कोफिशिएंट होता है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, और कुछ भी लिख लो बट जीरो ना हो, नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो लिख लो, बट वो जीरो नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन ये पॉलिनोमियल की, किसकी, पॉलिनोमियल कहने के लिए पहली चीज क्या होनी चाहिए, ये जीरो ना हो। दूसरी चीज कह रहा है कि जो वेरिएबल होता है ना ये इसकी जो एक्सपोनेंट होती है, मतलब यहां पे जो पावर होती है वो निगेटिव ना हो, क्या है, निगेटिव ना हो, नॉन नेगेटिव हो, मतलब नेगेटिव ना हो, ठीक है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 मतलब पॉजिटिव में हो बट नेगेटिव में ना हो। तो ये देखो, अगर कोई भी, अब ध्यान से सुनो, एक चीज, जब कोई भी पावर नहीं लिखी होती है उसका मतलब होता है 1 पावर है, हाँ कि ना, 1 पावर है। और जैसे कि कोई x लिखा है, x के साथ इसका कोफिशिएंट क्या है, अगर कुछ नहीं है तो हमेशा लिखोगे कि 1 है कोफिशिएंट, ठीक है ना, y हो x y z हो, अगर कोई कोफिशिएंट नहीं दिया है तो 1 है, 0 नहीं 1, ठीक है ना। अब इसको मैं क्या करता हूं, रब कर देता हूं, अब आपको समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल को, देखो किसी भी टर्म को आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब कहोगे, जब ये दो कंडीशन फॉलो करेंगे। और याद रखो x की पावर हमेशा क्या होगी, यहां पे 1 होगी तो ये x ही लिखा जाता है, बट x की पावर अगर 0 लिखी हुई है तो उसे 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। समझ में आया क्या, चलो ठीक। अब देखो, अब मैंने आपको बताया ना कंडीशन अगर दो तो फॉलो हो रही होगी, मतलब कोफिशिएंट क्या हो, कोफिशिएंट, अब देखो ध्यान से, अगर इस x का कोफिशिएंट क्या है, नॉन नेगेटिव है, हाँ कि ना, नॉन नेगेटिव कह रहे हैं, अगर ये 0 नहीं है और इसका जो वो है पावर या एक्सपोनेंट अगर नॉन नेगेटिव है तब इसे पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर नेगेटिव में है ये और ये भाई साहब हमारे 0 हो गए तब तो ये भाई साहब बर्बाद हो जाएंगे, ये पॉलिनोमियल निकल आएंगे, वो तो 0 ही हो जाएगा, उसमें कोई अलग बात नहीं। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब यहां पे एक चीज बोलिए, फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है, like terms are formed from the same variable and the powers of these variables are the same too. Coefficients of the like terms need not to be same. अब ध्यान से सुनो, ये बहुत बड़ी बात बोली है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे इन्होंने like term की डिफाइन किया है कि like term होते क्या हैं और कि कोफिशिएंट जो होते हैं like term के वो जरूरी नहीं है। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं लिखूं 3x और यहीं पे लिख दूं मैं 4x, ठीक है, 4x, तो क्या ये लाइक है? तो आप में से काफी बच्चे कहेंगे, काफी बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो कहेंगे सर ये तो लाइक नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है। तो अभी इन्होंने कहा कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स नीड नॉट टू बी सेम। अगर लाइक टर्म है तो उसके कोफिशिएंट कुछ भी प्लस में हो माइनस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो लाइक होने की कंडीशन होती है कि ये जो टर्म है इसके साथ जो लगा हुआ है वेरिएबल वो बस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब सेम का मतलब ये भी है कि उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए, मतलब अगर यहाँ पे 1 पावर है, देखो 1 तो है ही, तो यहाँ पे भी 1 होनी चाहिए। अगर एक के पास 1 पावर और दूसरे के पास 2 पावर है तो ये सेम नहीं है, तो पावर्स भी या फिर कह सकते हो एक्सपोनेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और वेरिएबल्स भी सेम होने चाहिए। अगर एक वेरिएबल है तो एक ही होना चाहिए, 2 वेरिएबल है यहाँ पे तो 2 ही होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे सिर्फ एक्स है तो ये क्या है, सेम नहीं है, इसके साथ भी एक्स वाई होना चाहिए। अगर एक्स वाई का स्क्वायर है और इधर नहीं है तो ये सेम नहीं है, इधर भी वाई का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये वेरिएबल्स सेम है, दोनों में सेम है वेरिएबल, तो ये लाइक टर्म कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, लाइक टर्म कहलाएंगे, ठीक है ना। और अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क पड़ता है इस वेरिएबल से। तो यही चीज कहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनो कि लाइक टर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम वेरिएबल अगर होगा तो किसी 2 टर्म में तो वो लाइक टर्म कहलाएगा। एंड द पावर ऑफ दीज वेरिएबल्स आर द सेम टू, और इन वेरिएबल्स की जो पावर्स होंगी वो भी क्या होनी चाहिए, सेम। x की पावर क्या है 1 तो इसकी भी x की पावर 1, y की पावर है 2 तो इसकी भी पावर 2, तो सारे वेरिएबल्स की पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए।
और कोफिशिएंट कैन बी डिफरेंट, तो कोफिशिएंट जो होना चाहिए ना एक्स वाई का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, और ये क्या है एक्स वाई का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4, तो डिफरेंट है ना, नेगेटिव में भी हो सकता है, तो इसने क्या क्या कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकता है। चल अब आते हैं क्वेश्चन ये पॉइंट नंबर 5 पे, तो ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया। 5 में कह रहा है while adding or subtracting polynomial first look for like terms and add or subtract them the handle then handle, ये then होगा क्या है then, ये होगा then handle the unlike term। तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान से मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे, यही लिख देता हूं। क्या है अगर मेरे पास लिखा हुआ है 3xy स्क्वायर प्लस 4xy स्क्वायर प्लस x प्लस y, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें लाइक टर्म कौन से हैं, अनलाइक टर्म कौन से, इसे सॉल्व करिए, इसे ऐड करिए या सबट्रैक्ट करिए, वो आपके ऊपर है, जो दिया है उसे करिए। तो कह रहा है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में हमें अगर लाइक टर्म दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसे लाइक करेंगे, मतलब उसे लाइक कह रहे हैं, उसे ऐड करेंगे, या अगर सबट्रैक्ट हो रहा है तो उसे सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन क्या है प्लस का, तो इसे ऐड करेंगे। सबसे पहले कहा है, सबसे पहले इसे ऐड करेंगे, लाइक टर्म्स को सबसे पहले ऐड करेंगे, तो इसे ऐड करेंगे तो 7xy स्क्वायर हो जाएगा। फिर जो अनलाइक टर्म है उसको लिख देंगे वैसे ही, क्योंकि ये तो ऐड और सबट्रैक्ट होने वाली नहीं। तो इन्होंने ये क्या कहा, while एडिंग, जब आप ऐड कर रहे हो या फिर सबट्रैक्ट कर रहे हो पॉलिनोमियल्स का, तो ये पॉलिनोमियल्स ही हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पहले क्या करना है, लुक फॉर लाइक टर्म्स, तो पहले देखिए लाइक टर्म्स हैं। अब देखो जरूरी नहीं है पास में हो, क्या हो सकता है ये यहाँ पे बीच में x लिखा हो, तो फिर बाद में y लिखा हो, और फिर यहाँ पे 4xy का स्क्वायर लिखा हो, तो आपको देखना पड़ेगा ये 3xy स्क्वायर, आपको देखना है सिर्फ xy स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे xy स्क्वायर है नहीं, यहाँ पे x स्क्वायर है नहीं, यहाँ पे xy स्क्वायर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 पहले लिखना पड़ेगा 3xy स्क्वायर, फिर ढूंढना शुरू किए, आहा यहाँ पे मिल गया, तो इसको उठा के यहाँ पे लिख दोगे 4xy स्क्वायर। अब आपको देखना है x, फिर प्लस लगा, फिर x, फिर देखो कहीं x है, सिर्फ x नहीं है, तो हो गया, फिर प्लस में लिखो, फिर कहीं पे भी y है नहीं है, तो इस चीज को इंडिविजुअल ले लिया और इस चीज को इंडिविजुअल, अब इसको लिख दोगे तो ये 7xy स्क्वायर आ जाएगा प्लस x प्लस y, हाँ कि ना, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। तो हम लोगों ने समझ लिया क्या, लाइक टर्म भी समझ लिया क्या होता है, वाइल एडिशन भी समझ लिया कि जब एडिशन और सबट्रैक्शन करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल्स का, तो हम लोग किसको प्रेफर करते हैं, सबसे पहले किसको लिखते हैं, लाइक टर्म्स को पहले ऐड कर लेते हैं, उसको पहले लिखते हैं, फिर अनलाइक जो होता है उसे बाद में लिखते हैं। चल अब आते हैं 6 पे, कह रहा है देयर आर नंबर्स ऑफ सिचुएशन इन विच वी नीड टू मल्टीप्लाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ढेरों की ढेरों सिचुएशन होती है जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना होता है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन फाइंडिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स द साइड ऑफ व्हिच आर गिवन एन एक्सप्रेशन। अब देखो यहां पे सिर्फ इतना एक लाइन कही है कि हम देखो रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसे काफी मैं बता रहा हूं ना, काफी जगह होती है जहां पे हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना रहता है, बट हाँ हालांकि वो चीज हमें नंबर्स में दिया रहता है तो नहीं करना रहता। बट जब आप अभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे इतनी ढेरों सारी आपको मिलेंगी क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मिलेंगी जिनको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी ने कहा कि बहुत सारी सिचुएशन होती है जहां पे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल ले लिया रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल क्या सर, इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे ढूंढ दिया आपने, चलो मैं दिखाता हूं। अगर मैं क्या करूं, यहां पे ऐसे एक रेक्टेंगल ले लूं और इसकी लेंथ में मान लेता हूं 2 है, इसकी लेंथ में मान लेता हूं 2 है, और इस वाले इसकी मान लेता हूं क्या है 4 है, इसकी मान लेता हूं ये ब्रेथ है 4, ठीक है, और इसकी पूरी एरिया जो है, एरिया में मान लेते हैं 80, क्या है एरिया 80 कैसे हो जाएगी भाई साहब, एरिया 80 कैसे हो जाएगी, एरिया नहीं मतलब मान लेते हैं कि ये है 4, मान लेते हैं ये है 4। कह रहा है फाइंड करिए, कह रहा है फाइंड एरिया, फाइंड एरिया। तो आप क्या कहोगे, एरिया का निकालना है सर, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ क्या है 2, ब्रेथ है हमारा 4, ही आ गया 8। बट अगर मैं आपसे यहां पे भी सुनना कान खोल के सुनना, बट अगर मैं आपसे यहां पे कह दूं कि ये लेंथ को हमने क्या किया
कुछ अमाउंट कुछ x से माइनस कर दिया, कुछ x इसमें से निकाल दिया, मतलब छोटा कर रहे हैं इस रेक्टेंगल को, कुछ x इसमें से निकाल दिया और इस 4 से भी मैंने कुछ x निकाल दिया। अब बताइए अगर मैं कुछ अमाउंट x का इसमें से निकाल दूं और कुछ अमाउंट x का इसमें से निकाल दूं, ठीक है, और हमको जो एरिया मिल रही है, एरिया जो मिल रही है वो हमको मिल रही है कुछ 4 मिल रही है, कुछ 4 एरिया मिल रही है, कुछ क्या मिल रही है, कुछ 4 एरिया मिल रही है। तो बताइए x का अमाउंट क्या होगा, कितना अमाउंट मैंने माइनस किया। तो अब ध्यान से देखो, ये है कुछ हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है और ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ, ये इक्वल हो जाएगा किसके, 4 की। तो देख रहे हो ना यहाँ पे क्या हुआ, हमने सिंपल सी चीज को किसमें चेंज कर दिया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया। हाँ कि ना, अब यहां से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या सीधा सीधा x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी को मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज को मैंने यहाँ पे क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास काफी आएंगे कि आपको डायरेक्टली दिया होगा कि लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, बताइए एरिया ये है, तो बताइए x की वैल्यू क्या है। तो आपको x की वैल्यू निकालना पड़ेगा अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना आता है तो। अगर नहीं आता तो वीडियोस बना के रखिए भाई, आप ही के लिए बना के रखिए बाबू। तो आप क्या करिए, जाइए उसको देखिए, अगर नहीं आता है समझ में तो आप देखिए जरूर, तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो ये हो गया हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी ढेरों नंबर ऑफ सिचुएशंस होती है, बहुत सारी सिचुएशन आएगी जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जैसे कि फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब आते हैं क्या 7 में, कह रहा है अ मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय मोनोमियल ऑलवेज गिव मोनोमियल। अर्थात ये क्या है, देखो ध्यान से सुनो, कह रहा है जब भी मोनोमियल क्या होता है, खुद से मोनोमियल से मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि 2x क्या है, एक मोनोमियल है या बाइनोमियल, मोनोमियल है। अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 3 मतलब मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म और दूसरा भी होता है एक टर्म, मतलब एक टर्म मतलब एक मोनोमियल से अगर मल्टीप्लाई होता है तो जो रिजल्ट आता है मल्टीप्लिकेशन पे तो वो भी मोनोमियल होता है। तो मतलब ये भी मोनो, तो आंसर जो आएगा वो भी मोनोमियल आएगा। तो देखो कैसे आएगा, पहले तो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 into 3 क्या हो जाएगा 6, और फिर वेरिएबल मतलब x और y को मल्टीप्लाई किया, x y मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x और y। तो ये जो मिल रहा है 6xy, ये भी हमारा क्या आ रहा है मोनोमियल। तो इन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे भाई तो आपको क्या मिलेगा, मोनोमियल ही मिलेगा। चलो इनकी बात बिल्कुल सही है। अब क्या है हमारा 8 है, उसको देखो ध्यान से, कह रहा अब मोनोमियल, अब देखो नहीं ये है 8, while multiplying a polynomial by a monomial, अगर आप किसी पॉलिनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, we multiply every terms in the monomial by polynomial, नहीं in the polynomial by monomial। सॉरी बच्चों, ठीक। अब देखो ध्यान से सुनना, ओ भाई साहब चिक्कू आ रही है। अब देखो ध्यान से देखो, कह रहा है अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल, देखना मान लेते हैं पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास 2x प्लस y, मतलब ये बाइनोमियल है तो मतलब पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है किससे, मोनोमियल से, मोनोमियल मतलब मान लेते हैं 3x है, हाँ कि ना, क्या हो रहा है ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है इससे। तो कह रहा है अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे किसी मोनोमियल से तो हमेशा याद रखिए कि ये जो मोनोमियल है वो इस पॉलिनोमियल के हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया नहीं? देखो कह रहा है अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है और आपके पास कोई मोनोमियल लिखा हुआ है तो जो मोनोमियल होगा वो इस पॉलिनोमियल के हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। मतलब 3x पहले मल्टीप्लाई होगा 2x से, फिर जो आएगा उसको प्लस करेंगे किससे, प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फिर करेंगे मल्टीप्लाई से, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2x से 3x को, फिर मल्टीप्लाई करेंगे y से, मतलब हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या होगा पता है, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, मल्टीप्लाई 2x से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3x को मल्टीप्लाई करेंगे y से। पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर इस टर्म से, इस ब्रैकेट में जितना था सबसे मल्टीप्लाई किया, और बीच में क्या है साइन प्लस का, तो लिख देंगे प्लस। तो ये आ जाएगा अपना 6x² प्लस 3xy। तो समझ में आ रहा है ना?
इनके कहने का मतलब है अगर मोनोमियल है और पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म होंगे सबसे इस मोनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस लाइन का मतलब यही है कि while multiplying a polynomial by a monomial, while multiplying polynomial by a monomial, सुनना, we multiply every term in the polynomial by monomial, ठीक ना। चलो अब क्या है ये देखते हैं, ये भी हो गया। अब कह रहा है इन कैरिंग आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं पॉलिनोमियल का बाई बाइनोमियल। अब सुनना, यहाँ पे बाइनोमियल सुन लो। बाइनोमियल मतलब अगर मैं 3x प्लस y लिख दूं यहाँ पे, ध्यान से सुना, ये क्या है हमारा बाइनोमियल, ये भी हमारा क्या है बाइनोमियल, बट मान लेते हैं इसे पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब सुनो, बाई पॉलिनोमियल और ट्राइनोमियल, पर पॉलिनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो, ठीक है ना, वी मल्टीप्लाई टर्म्स बाई टर्म, हम टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई करते हैं। एवरी टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई बाई एवरी टर्म इन द बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। नोट दैट इन सच मल्टीप्लिकेशन वी मे गेट टर्म्स इन प्रोडक्ट व्हिच आर लाइक एंड हैव टू बी कंबाइंड। अब देखो ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से कह रहा है, अब देखो जब हमारे पास कोई पॉलिनोमियल हो और साथ ही साथ अगर हमारे पास बाइनोमियल हो तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनो। क्या कहता है कि ये जो हमारा बाइनोमियल है इसका पहला टर्म उठाइए और इस पॉलिनोमियल के सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब पहले इससे फिर इससे कर दीजिए। तो हमारा ये क्या आ जाएगा 3x इंटू 2x, प्लस में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे प्लस में लिखेंगे 3x इंटू वाई। हाँ कि ना, पहले इससे हुआ तो ये हो गया, फिर इससे हुआ फिर ये, फिर कह रहा है फिर ये जो दूसरा टर्म होगा बाइनोमियल का, फिर इससे क्या करेगा, ईच टर्म को मल्टीप्लाई करिएगा। तो हमारा बीच में क्या लिख देंगे हम लोग, बीच में लिखेंगे प्लस, बीच में लिखेंगे, ध्यान सुनो, बीच में लिखेंगे प्लस, क्या होगा प्लस y मल्टीप्लाई हो रहा है 2x से, तो लिखेंगे y इंटू 2x, फिर हो रहा है हमारा प्लस लिखेंगे हम लोग, फिर ये हो रहा है हमारा इससे y से, तो लिखेंगे y इंटू y। तो हर एक टर्म बाइनोमियल का हर एक टर्म पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई होगा। अब इन्होंने एक और लाइन कही कि जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, देखो इसको मैं रब करूं, चलो कह रहा है जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जैसे कि मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 6x² आया, यहां से आया हमारा तो क्या आया 3xy आया, और फिर आया हमारे यहाँ पे 2xy आया, फिर आया y का स्क्वायर। कह रहा है जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो सकता है, जरूरी नहीं है, कह रहा है जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे बाइनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल से या ट्राइनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल से, तो हो सकता है कि कुछ लाइक टर्म्स आपको मिल जाए। तो यहाँ पे देखो लाइक टर्म मिल गए, xy और xy। लाइक टर्म क्या होते हैं, जिनके वेरिएबल सेम हो। तो यहाँ पे देखो xy इस वेरिएबल का, ये देखो इस xy इस टर्म का सेम है, xy इस टर्म का, तो मतलब ये लाइक टर्म्स है। तो कह रहा है अगर लाइक टर्म्स मिल जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, लाइक टर्म्स को ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए। तो यहाँ पे एडिशन हो तो ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 5xy, फिर आप जितने भी बचे हैं उनको लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाता है हमारा आंसर। इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो 6x² प्लस y² प्लस 5x लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एडिशन करना है किसका, लाइक टर्म का, या सब्ट्रैक्शन करना है नाइ लाइक टर्म्स का। अगर उसमें क्या सब्ट्रैक्शन होता है सब्ट्रैक्शन, और एडिशन हो रहा है तो एडिशन। तो कह रहा है क्या, पहले हम लोग क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं। हाँ कि ना, लाइक टर्म्स क्या होता है, क्या कह रहा है, हाँ यही कह रहा है। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है कि, तो ये मैंने समझा दिया आपको कि जब बाइनोमियल पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है, कौन सा टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा। हर एक टर्म जो होगा मोनोमियल या बाइनोमियल का या ट्राइनोमियल का, वो पॉलिनोमियल जिस पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया। चलो अब देखो क्या है, आइडेंटिटी होती क्या है, यहां आप समझ जाओ आइडेंटिटी क्या होती है। बहुत 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 अच्छी लाइन लिखी, ध्यान सुनो। कह रहा है कि आइडेंटिटी जो होती है, आइडेंटिटी क्या है भाई, हम बताते हैं आप लोग को, यहीं पे लिख देते हैं आइडेंटिटी क्या होती है। ध्यान से सुनना, आइडेंटिटी जो 4 फॉर्मूले पढ़े थे ना, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। हाँ क्या, और एक और था कि a प्लस b, a माइनस b जो होता है वो a² माइनस b² होता है। साथ ही साथ एक और हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्या था, x प्लस a, फिर x प्लस b जो होता है वो आंसर आ रहा था x का स्क्वायर, प्लस में लिखा था a प्लस b, साथ ही में लिखा था x और लिखा था फिर हमारा ab।
मल्टीप्लाई। तो ये चार हम लोगों ने पढ़ के रखे थे। इसमें कह रहा है कि जो आइडेंटिटी होती है इन एन इक्वालिटी, एन आइडेंटिटी इज एन इक्वालिटी, एक आइडेंटिटी जो होती है वो एक इक्वालिटी होती है। तो यहाँ इक्वालिटी है, हाँ है, ये देखो इक्वल टू में दिया है, मतलब ये क्वांटिटी जो है वो इस क्वांटिटी के इक्वल है। क्वांटिटी मैं ऐसे ही कह रहा हूं, ठीक है। तो ये जो ये एक्सप्रेशन कह लो, ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन के इक्वल है, तो इक्वालिटी साइन यहाँ पे आ रही है। तो इक्वालिटी कहना गलत नहीं है। तो कह रहा है कि आइडेंटिटीज जो होती हैं वो दरअसल में एक इक्वालिटी ही होती हैं, बट उनके अंदर खासियत क्या होती है, विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। सुनना, यहां देखना, विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ये लाइन बहुत जरूरी है। फॉर ऑल वैल्यूज, ये ट्रू होती है, क्या होती है, ट्रू होती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वालिटी। मतलब अगर एक वैल्यू आप कुछ भी ले लो अपने दिमाग में, माइनस में लो, प्लस में लो, कुछ भी ले लो, अगर ये 2 ले लो तो यहां पे भी 2 लो, और b की वैल्यू क्या है 3, 4, कुछ भी ले लो अपने दिमाग में, यहां पे ले लो। इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमेशा इस वाले आंसर के ही भी इक्वल होगा, के भी इक्वल होगा। मतलब जो आपने a यहां पे लिया है वहां ये वो भी यहां पे भी ले लीजिए, और जो b आपने यहां पे लिया है वो b यहां पे भी रख दीजिए। तो आंसर जो आएगा ना वो हमेशा इक्वल में ही आएगा। तो एनी वैल्यूज ऑफ a, एनी वैल्यूज ऑफ b, अगर आप इस इक्वालिटी में पुट करते हैं तो आंसर दोनों में सेम ही आएगा। तो यही कह रहे हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, ये जो इक्वालिटी है, ये इक्वालिटी है वो ट्रू होगी। क्या होगी, ट्रू होगी, सही होगी। तो समझ में आ गया ना, तो ये ट्रू होगी। बट जो इक्वालिटी होती है, अब देखो हम लोग आइडेंटिटी को इक्वालिटी कह सकते हैं, सुनो, सारी की सारी जो इक्वालिटी होती हैं उनको हम लोग क्या आइडेंटिटी नहीं कह सकते। ध्यान से सुनना ये बात, कि सारी की सारी आइडेंटिटी को हम इक्वालिटी कह सकते हैं, सारी की सारी आइडेंटिटी को इक्वालिटी कह सकते हैं, बट उल्टा नहीं कह सकते कि सारी इक्वालिटी हमारी आइडेंटिटी हो, ये जरूरी नहीं है। क्यों? अब देखो ध्यान से सुनो, यहां पे मैं बताता हूं। जैसे कि अगर मैं लिखूं 3x + 1 = 10, ये भी क्या है, एक इक्वालिटी में लिखा हुआ है, ये भी क्या है, दोनों इक्वालिटी में लिखे हैं। बट यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना, ये सर्टेन है। क्या है, सर्टेन है, कुछ फिक्स है। क्या है ये, अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो ये आ जाएगा हमारा -1, हाँ कि ना, ये बन जाएगा हमारा क्या 9 बन जाएगा, और 3 नीचे चला जाएगा, इसके मतलब 3 इधर जाएगा, 3 बन जाएगा 3, 3 3 9। मतलब x की वैल्यू क्या आ जा रही है, सिर्फ 3। मतलब कि अगर मैं इस इक्वेशन में, क्या इक्वेशन थी, 3x + 1 = 10, अगर मैं इस x की वैल्यू सिर्फ 3 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या है, फिक्स है, सर्टेन हो गई कि x की वैल्यू 3 रखने पे ही ये इक्वेशन ट्रू होगी। तो ये क्या है, सर्टेन वैल्यूज के लिए ट्रू है। तो यहां पे क्या है, ये इक्वालिटी है बट ये आइडेंटिटी नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जितनी आइडेंटिटी होती है उन्हें इक्वालिटी तो कह सकते हो, बट सारी इक्वालिटी को आइडेंटिटी नहीं कह सकती, क्योंकि इक्वालिटी में क्या हो सकता है कि उस वेरिएबल्स की सर्टेन वैल्यूज हो सकती है, फिक्स वैल्यूज हो सकती है। अब देखो यहां पे देखो, ऑन द अदर हैंड एन इक्वेशन या इक्वालिटी इज ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यूज। क्या होती है, सर्टेन वैल्यूज। जो इक्वेशन होती है या इक्वालिटी कह लो, ठीक है, वो किसके लिए ट्रू होती है, सर्टेन वैल्यूज के लिए, फॉर इट्स वेरिएबल, जो इसके वेरिएबल्स होते हैं। एन इक्वेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी। तो इसने क्या कहा, जो इक्वेशंस होती हैं, ये जो इक्वेशंस मैंने लिखी हैं वो आइडेंटिटी नहीं होती है। हाँ, आइडेंटिटी को आप इक्वेशन कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्या है, 10 पॉइंट्स हो गए। 2 पॉइंट्स और बचे, इसको आप क्या करिए, अच्छे से लिखिए। अभी हम लोग 2 पॉइंट फिर से आपको लिखवाते हैं, तो इसे अच्छे से आप पहले लिख लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने रब कर दिया, जो चीजें मैंने ऊपर लिखी हुई थी उनको रब कर दिया, और इन 3 पॉइंट्स को जो लिख दिया है, 10 तक मैंने पढ़ लिया। 11, 12 और 13 देखना बहुत सरल है। जो मैंने यहाँ पे समझाया है ना वही चीज है, और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है कि स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होती है, ये 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होती हैं। मतलब मेन आइडेंटिटी जो होती है वो तो भाई साहब क्या होती है, a + b का स्क्वायर, जो कि a² + 2ab b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर - 2ab b का स्क्वायर, a + b मतलब a + b, और a - b है तो a² - b² लिख सकते हो। तो ये 3 आइडेंटिटी होती हैं, यूजफुल आइडेंटिटी है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, जिसको आपको दिमाग में रखना है।
और कह रहा है एक और होती है अनदर यूजफुल, बहुत ज्यादा यूजफुल होती है क्या आइडेंटिटी होती है, वो होती है x प्लस ए एक्स प्लस बी, जो कि एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी होती है। ये क्या होती है चौथी आइडेंटिटी, जो कि मैंने आपको यहां पे लिख के बताई थी। तो ये तीन आइडेंटिटी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती है और ये यूजफुल आइडेंटिटी होती है, मतलब यूज होती है काफी जगह पे। ये यूजफुल आइडेंटिटी आप जानते हो क्या, अगर मैं इस आइडेंटिटी में कुछ वैल्यूज अगर चेंज कर दूं तो सारी की सारी पहली, दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी हमें मिल जाएगी। ट्राई दिस में हम लोगों ने सॉल्व किया था कि कौन कौन सी वैल्यूज में इसमें पुट कर दूं कि ये सारी की सारी आइडेंटिटी हमें मिल जाएगी। चलो वो वाली बात अलग बात है, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो ट्राई दिस की, जहां पे हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे। अब ध्यान से सुनो, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं और ये अच्छी खासी यूजफुल आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसमें कुछ था नहीं पढ़ने के लिए इन दोनों में। तीसरी चीज सुनो, कह रहा है बहुत बड़ी बात है कि यहाँ ये लाइन बहुत बड़ी बात है, ये जो आइडेंटिटी है, ये जो तीन आइडेंटिटीज हैं और ये जो एक और आइडेंटिटी है, मतलब ये जो चारों की चारों आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी, इनका यूज क्या है, या फिर कहो ये तीन ही आइडेंटिटी का से मान के चलो कि यूज क्या है। पढ़ तो लेंगे, याद तो कर लेंगे, फॉर्मूले भी सॉल्व कर लेंगे, बट इनका यूज क्या है। यूज क्या है ध्यान से सुनो बच्चों, अगर लिखा है मैंने 103 का होल स्क्वायर, तो आप क्या करते हो, पहले अगर आपको ये ना पता होता तो आप क्या करते 103 लिख करते और फिर बाद में क्या करते आप 103 को मल्टीप्लाई करते। तो कहते हैं हाँ भैया अपने लिए तो यही से सही है। और अगर मैं कहता 998 को का स्क्वायर करिए, तो कहते ओ भाई साहब ये तो कर लेंगे बट इसको कैसे करेंगे, तो इसको क्या करते आप 998 का स्क्वायर करते, हाँ कि ना। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए, ये जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है इससे बचने के लिए, अब अगर मैं इसको और करूं तो लिख दूंगा 9998 का स्क्वायर करिए, तब तो भाई साहब बहुत समय लगने वाला, आपको बहुत समय लगेगा करने के लिए। करके देखिए इसका, आप सुनो 99998 का अगर मैं आपसे कहूं स्क्वायर करिए, इसको क्या कहूं स्क्वायर करिए, तो देखो आपको कितना समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, समझो बहुत समय लगेगा। बट देखो इसको अच्छे से आप करें। अब देखो इसका मतलब होता है 9998 इंटू 99998 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करने में तो पसीने छूट जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं आइडेंटिटीज का कि कैलकुलेशन हमारी क्या हो, अच्छी हो। अब देखो जैसे कि अगर हमारे पास 98 होता और इसका कहता है स्क्वायर निकालो, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेना, अगर 98 का स्क्वायर कहता निकालने के लिए तो हम लोग आइडेंटिटी यूज करते थे, किसकी, सेकंड आइडेंटिटी। कैसे यूज करते, इसको हम लोग यूज कैसे करते, इस 98 को हम लोग क्या लिख देते 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख देते, ऐसे लिख देते। तो कि 98 को इस तरीके से लिख सकते हो। और देखो क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब जब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दोगे तो सीधा आपको क्या करना रहेगा, इसका फॉर्मूला यूज कर दोगे, जो कि ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लिख दीजिए 100 का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 100, b क्या है 2, हाँ कि ना, और क्या हो जाएगा b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। देखिए कितनी जल्दी आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000, माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 2 2 4 मतलब 400, और प्लस का क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। मतलब अगर मैं 10,000 में से 400 निकाल दूं और फिर 4 ऐड कर दूं तो अपना आंसर आ जाएगा। 10,000 में से 400 निकाल दो आप, 10,000 में से 400 मतलब क्या हो गया 9,600 हो गया। 9,600 में आप क्या कर दीजिए, बस 4 ऐड कर दीजिए, बस क्या करिए 4 ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 9604, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करने बैठते तो काफी दिक्कत लगती, बट अगर देखिए कितनी जल्दी कैलकुलेशन हो गया, कितनी जल्दी कैलकुलेशन आ गया, मतलब बड़ी आसानी से आ गया, ज्यादा आपको अपने दिमाग में बर्डन नहीं लेना, तो तुरंत आ गया कैलकुलेशन। तो ये होता है, इसका यूज किस किस में होता है, देखो लिखा है द अबव 4 आइडेंटिटीज, ये जो 4 आइडेंटिटी लिखी है ना, इनका जो यूज होता है वो क्या होता है, कैरिंग आउट द स्क्वायर्स। तो ये चीज मैंने बताया ना, अगर कोई नंबर्स हैं तो उनका स्क्वायर्स अच्छे से निकाल सकते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है जैसे कि x प्लस, मतलब कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, आपको पता ही होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे कि अगर लिखा है मेरे पास 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर लिखा है, अब कह रहा है इसका आंसर दो हमें। तो अगर ये कह रहा है तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि 2x प्लस 3y क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसी सेम से 2x प्लस 3y, तो क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ये क्या हो रही है मल्टीप्लाई। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन में भी यूज होता है, प्रोडक्ट में यूज होता है, प्रोडक्ट मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसका 4 आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। अब देखो
ये क्या करती हैं कि दे अलाउ इजी अल्टरनेटिव मेथड टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड सो ऑन। मतलब ये क्या करती है, जो हमारी कैलकुलेशन होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन में और स्क्वायर करने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है, बहुत सरल बना देती हैं, इजी बना देती है। तो देखो सरल बना दिया है। अब अगर आप इसको करने बैठते तो हो सकता है कहीं टेबल पढ़ने में गलती हो जाती है, ऐड करने में गलती हो जाती है, बट यहाँ पे काफी गलतियां कम हो गई क्योंकि हमारा बर्डन कम हो गया। बस डायरेक्टली हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी चीजें हैं जो हमें दिमाग में रखनी है बस। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक हमारा थर्ड तक, यहाँ 13 तक अगर हम लोग आ गए हैं, अगर आपने सारी वीडियोस देखी तो हम लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट, लाइन बाय लाइन, पेज बाय एग्जांपल बाय एग्जांपल, ट्राई दीज और एक्सरसाइज सारे पॉइंट्स हम लोगों ने क्लियर कर लिए, हर एक पॉइंट्स को देखा। अब तो हम लोगों ने पूरा व्हाट वी हैव डिस्कस भी देख लिया, सारा का सारा पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का कुछ भी नहीं बचा है। अगर आपको राई भर कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्या करिए, उस टॉपिक को उठाइए और प्लेलिस्ट में चेक करिए कहाँ है वो टॉपिक, और फिर क्या करिए, उसको क्लिक करिए और उसको देखिए। तो आपके लिए सारी की सारी चीजें अवेलेबल हो चुकी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का एनसीईआरटी में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपको इस प्लेलिस्ट में ना मिले। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया तो कमेंट करके बताओ, अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा ये टॉपिक भाई साहब ये है, पढ़ लो, ठीक है। और अगर नहीं है तो मैं उससे बताऊंगा आपको। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक ना ख्याल रखना, और ना समझ में आए तो एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, रिवाइज का एक बार फिर से वीडियो देख लेना, ठीक है ना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक ना ख्याल रखो और रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो, तब तक ना ख्याल रखना, ठीक है।